आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 24 करेंगे और एक ट्रिक भी सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। देखिए एक सर्किट बना हुआ है और कहता है कि इन अबव सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, जो बीच में बना हुआ है, सो दैट थर्मल पावर जनरेटेड इन आर इज मैक्सिमम। एक सर्किट के हिसाब से इस क्वेश्चन करना है, आर की ऐसी वैल्यू बतानी ताकि उसमें पावर लॉस मैक्सिमम हो। आप एक ट्राई कीजिए पॉज करके इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। ओके, सो आपने इसको ट्राई किया होगा, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रेजेंट करता हूं। देखिए पहला तो ये जो वर्ड लिखा है मैक्सिमम पावर जनरेटेड आर इज मैक्सिमम। सो एक इस चैप्टर में एक होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है पहले हल्का समझ लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम पावर थ्योरम होता है कि अगर आपके पास कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको आप एक लोड रेजिस्टेंस से बाहर जोड़ते हैं, बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये आर, इस एरो का मतलब इस आर को हम वेरी कर सकते हैं। तो कहता है किस आर के लिए इसमें आर में मैक्सिमम पावर लॉस होगा। मैक्सिमम करंट नहीं, ध्यान देना है, मैक्सिमम करंट की बात नहीं होती, मैक्सिमम पावर लॉस होता है। इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा जब ये वैल्यू आर 0 होगा। सो मैक्सिमम पावर के लिए आप जानते हैं ये P is maximum for this R is equal to the internal resistance of the cell। जब इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ये R होता है तो ये प्रूव किया जा सकता है कि उसमें जो पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, ये थ्योरम। अब जब ये पावर लॉस मैक्सिमम आएगा तो फिर आपको रुक के सोचना है, जरूर इसमें कुछ ट्रिक होगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम से सॉल्व होगा। यानी जो ये रेजिस्टेंस होगा वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इतनी बड़ी सर्किट अगर बना देगा तो इस सब सेल्स का जोड़ना मुश्किल है। हो सकता है कि हम सोचें इन सेल को जोड़ के एक सेल बना के ले करें, बट अगर आप ट्राई किए हो देखे होंगे यहाँ पॉसिबल नहीं है सेल को जोड़ना आपस में। और ये भी नहीं है कि हम फिर लगे कैलकुलस यूज करने कि हम इसमें फाइनल करंट निकालें आर के फंक्शन में और फिर पावर लॉस निकालें, फिर उसको मैक्सिमम मिनिमा से हम पावर लॉस को सॉल्व करें। ये गलत होगा। गलत मतलब बहुत लंबा होगा। मेरा गलत मतलब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप गलत कर रहे होंगे। इतनी बड़ी सर्किट देके आपसे कैलकुलस सॉल्व नहीं करवाएगा पेपर वाला। तो वहां पे हमको थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए क्या हो सकता है। तो देखिए सर्किट में देखिए इस आर के इधर एक 30 वोल्ट लगा, इधर एक 40 वोल्ट लगा। जब ये 30 वोल्ट लगा है और यहां से आगे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर मैं इस सर्किट यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का नाम ए बी रख दूं ऐसा, उसके बीच में 30 वोल्ट लग गया, तो फिर इधर क्या जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं। ये सब हमको बेवकूफ बनाने के लिए सब चीजें दिया हुआ है। यहाँ 20 की जगह 40 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जब 30 हो गया तो इस सेल के बढ़ जाने से करंट बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बट इसके बीच में पोटेंशियल में कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। ये हमेशा 30 वोल्ट ही मेंटेन होगा। समझ में? वही हल इधर भी होगा, 40 होगा। तो इस सर्किट के 60, 30, 20 का कोई रोल नहीं है सर्किट में। मैं एक बार और समझा दूं। जैसे एज्यूम कीजिए मैं इसमें करंट निकालना चाहता हूँ। करंट कितना बहा, आई ऐसे करंट बहा, तो आई ऐसे बहा, इधर से भी आया आया होगा। सो इस सर्किट में अगर हम घूमे तो करंट कितनी होगी। यहाँ इस +60 हम किरचॉफ्स रूल से लिखना चाहें तो +60 -40 और करंट ऐसे जा रही है -30I = 0। लूप में घूम गई तो यहां से मेरा आई आ जाएगा कितना 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर जाएगा। अब
अब एक बात सोचो कि आई करंट इधर से आया, यहां से आई करंट आया और आई करंट यहां से गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सेल में सिर्फ आई करंट बह रहा, हो सकता है इनकी वजह से इसमें और बड़ी करंट बह रहा, बट आप जो भी करोगे इधर से करंट आएगी तो भी वही बहेगी, बट ये आई आपके इधर जाएगी तो आपके इन सेल्स की वजह से, इस आर की वजह से इस करंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें हो सकता है, इसमें करंट घट बढ़ सकती है मान रहे, बट इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर आप 12 की जगह पे आप 30 ओम रख देते हैं तो बताओ क्या इस करंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी इसमें कितना करंट बहता है, इसमें कितना करंट बहता है, इसमें कितना करंट बहता है, इस सेल से इस आर से मतलब नहीं है, इस सेल से इस आर से मतलब नहीं है। So if we are concerned with the current in 12 ohm or 4 ohm or R ohm, we should not bother about this cell and this cell. समझे बात? इसलिए अब हमारे लिए ये सर्किट कैसा हो गया, तो इसको हम ऐसा करके इसको हटा दें, इन चीजों को हटा दें, हमको इससे मतलब ही नहीं, इन चीजों को हम सर्किट से भी सोचे ही ना, ऐसा सोचे यहां से हटा दें हम लोग, ये हटा दें, हमारे लिए ये सर्किट हो गया, हमारे लिए सर्किट ये हो गया, बिकॉज इनमें करंट इस सेल से कोई मतलब नहीं था, वो करंट हमेशा उतनी बहेगी, वही बहेगी, इनसे इसमें मतलब होगा। अब हमारे लिए ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, और पॉइंट इसको PQ लिख लेते हैं समझने के लिए आपकी। तो ये 30 वोल्ट 4 ओम, 40 वोल्ट 12 ओम के दो सेल हो गई। इन दोनों को पैरेलल जोड़ लेते हैं, दोनों पैरेलल जोड़ के एक सेल बनेगा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही अगर R हो जाए तो उसमें पावर लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। सो पैरेलल दो सेल जोड़ना जानते ही होंगे, और हमको तो सेल भी नहीं जोड़ना है, हमको तो सिर्फ R की वैल्यू बतानी है, तो हम क्यों ना सिर्फ R जोड़ लें। तो 4 और 12 का पैरेलल में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो 12 into 4 12 plus 4, तो ये हो गया 48, ये हो गया 16, ये हो गया 3 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का, इन दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो सेल बनेगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम, वही R के बराबर होना चाहिए। सो R शुड बी 3 ओम, बस इतनी सी बात। सो मैक्सिमम पावर थ्योरम हिंट करता है, तो आपको ध्यान देना है सर्किट पे। आपसे बहुत बड़ी सर्किट सॉल्व करा के आप निकालने को कह रहा है, आप अगर मेरा क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक ट्रिक नहीं समझ में आया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप आई सॉल्व करके हम नहीं सॉल्व कर सकते, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में आपको इस क्वेश्चन को मार्क कर देना चाहिए कि ठीक है, पहला तो ट्रिक ही ट्राई करना, ट्रिक नहीं क्लिक हुआ एग्जाम हॉल में, सो आप इसको ये नहीं कि लगे आई मान के सॉल्व कर लें, बिकॉज एग्जामिनेशन में जो पेपर बना है वो यही मान के बना है कि आप इसमें ऐसे सोचेंगे और 2 लाइन में आंसर लाएंगे, तब जाके आप 1 घंटे में फिर इसके पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने हिसाब से लगे करने, उसमें ज़्यादा समय लगाने, तो आप एक पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पेपर ऐसा बना ही नहीं है। पेपर जो बनता है उसका इवैल्यूएशन टाइम इवैल्यूएशन होता है कि हाँ कितने दिन में कौन क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जो सटीक मेथड है, जो स्मार्टेस्ट मेथड है, वो अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन आपका किल होगा, पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस का जिसका रास्ता तो पता है कि कैलकुलस है, लंबा है, इनको आपको मार्क कर देना चाहिए। अगर आपने सारा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर भी समय बचता है, यानी कुछ क्वेश्चन नहीं हुए फिर भी आपको समय बचता है, देन यू कैन ट्राई, एल्स यू मस्ट सीक फॉर एक बड़ा सर्किट देके हमेशा आपको कोई ना कोई इसका शॉर्टकट तरीका सोचना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सीधे एग्जामिनेशन में सोचना नहीं सोच सकते आप, इसलिए आपको घर में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट में हर बार अगर नहीं भी हो तो घर में आके सोचना चाहिए हाँ इसको कैसे कर सकते हैं। भाई किरचॉफ्स लूप आपने पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, तो बार बार उसको रिवीजन करने से नहीं हो, क्वेश्चंस के थ्रू फाइन बातें अपना जो सोच है उसको धीरे धीरे करेंगी तो चीजें साफ होती जाएंगी, और फिर
कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, उसके ट्रिक आपको पता चलेंगे। सो आपको घर में नेट प्रैक्टिस करनी होगी, सीधे पिच पे खेलने की जगह नेट प्रैक्टिस इन चीज़ों को करना होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपको 24 हम लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और चैप्टर से करेंगे।